शहरनामा में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आज हम गुफ्तगू करेंगे जो मीडिया चैनल्स की एक तरह से समाजी बदफेलियाँ और प्रोपेगेंडेबाजी और तासुबात से भरपूर गुफ्तगू, और जिसमें एनडीए के मुकाबले में जो ग्रुप बनाया गया है इंडिया, उसका फैसला कि हम 11-12 लोगों को उनके प्रोग्रामों में शिरकत नहीं करेंगे। हालांकि ये समझा जा रहा है कि पूरा मीडिया ख़राब नहीं है, लेकिन जो चंद मछलियां हैं वो तालाब को गंदा किए हुए हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट, समाजी कारकुनान, इदारे और तंजीमों ने भी सदाए एहतजाज बुलंद की, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि किसी न किसी का हाथ इसके ऊपर है और कोई मानने पर तैयार नहीं है। गो के इस खेल में मीडिया अब खुद अपने हाथ भी जला रहा है और उसको माली नुकसान का भी अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि जब लोग बाइकआउट करेंगे चैनल्स का तो जाहिर है कि उसकी टीआरपी घटेगी, और जब टीआरपी घटेगी तो इश्तेहारात जो हैं वो भी कम मिलना शुरू होंगे। बहरहाल आज की गुफ्तगू में हमारे साथ हमारे दोस्त कोहनामश सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट उबैदुल्लाह साहब नासिर हैं। उबैदुल्लाह नासिर बहुत बेबाक गुफ्तगू करते हैं, लाग लपेट नहीं करते और सही तज्ज़ियाकारों में से एक हैं। आज का ये प्रोग्राम हम सहल उर्दू में रखेंगे ताकि दीगर अफराद भी जो उर्दू से नाबलद हैं वो उसको समझ सकें। उबैदुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इस मौजू पर कि एंकर्स का मुस्तकबिल क्या होगा और एंकर्स को इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों आन पड़ी थी, इन सब पूरे जो सिनेरियो है उस पर आप अपने इजहार राय करें। शुक्रिया हुसैन भाई। अपोजिशन के इत्तेहाद गठबंधन और इंडिया ने ये जो 14 एंकरों के बाइकाट का फैसला किया है, इसको फारसी में यूं कहा जा सकता है, ये तंग आमद बजंग आमद। इन लोगों ने जिस तरीके का माहौल बना रखा था, जिस तरीके से ये लोग हरकतें करते थे, इनके जो मुबासे होते थे, इनकी जो बातें होती थी, इनकी वो जो सारी जो एक सहाफती सरगर्मियाँ होती थी, वो किसी एजेंडे के तहत होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो एक जो सरकार का एजेंडा है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मीडिया सरकार की नुक्ताचीनी करता है, मीडिया हर सरकार से जी, जो उसको चौथा सुकून कहा जाता है, तो जमहूरियत के चौथे सुकून के साथ ही साथ वो जमहूरियत की चौकीदार भी है। जहाँ पे जमहूरी खतरों की पामाली हो रही हो, जहाँ पे आवाम के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा हो, जहाँ समाज को मुंतशिर किया जा रहा हो, जहाँ मुल्क के मफाद को नुकसान पहुँचाया जा रहा हो, वहाँ मीडिया को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। लेकिन जो पिछले 12-13 साल से एक माहौल बना हुआ है इस मुल्क में, आपने देखा कि मीडिया इस कदर वो आवाम के मसाइल से बेहिस रही है, उसका किसी को अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो बहुत दिनों से ये सब चल रहा था, और आप देखिए कि कितने लोगों ने इस पर एहतजाज किया, कितने लोगों ने इस पर नाराज़गी जाहिर की, सुप्रीम कोर्ट तक इसके खिलाफ बोल चुका है, लेकिन इन लोगों को कुछ एहसास ही नहीं होता था। इनके ऊपर जाहिर सी बात है कि किसका हाथ था ये कोई कहने की बात नहीं है, और ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे थे ये भी कोई कहने की बात नहीं, कुछ पोशीदा नहीं था। दुनिया भर की मीडिया जो है, हमारे यहाँ की खुद की मीडिया भी हुकूमत से सवाल करती है, लेकिन आज दौर की जो मीडिया थी, इस दौर की जो मीडिया बन गई है, उसने बिल्कुल उल्टा रुख अपना लिया है। वो अपोजिशन से सवाल करती है, वो अपोजिशन को कॉर्नर करती है, वो अपोजिशन को करती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसको एक एजेंडा दे दिया गया हो कि वो मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करें। जिस कदर इस्लामोफोबिया गुज़श्ता 8-10 साल से इस मीडिया ने फैलाया है, जिस तरीके से मुसलमानों को उसने वो की, और इस्लाम को, मुसलमानों को दरकार तो इस्लाम को भी वो टारगेट करने लगे थे। तो सब कुछ जो हो रहा था बहुत ही खतरनाक एक अंदाज से हो रहा था, और इस वजह से एक मजबूरी थी कि
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरजनिश भी की, 2-4 एंकरों पे जुर्माने भी लगाए गए, लेकिन इनकी रविश नहीं बदली। ये गवर्नमेंट के एजेंडे को पूरा करने के लिए, आरएसएस, बीजेपी और सरकार के एजेंडे को पूरा करने के लिए एक तरफ इसके खिलाफ खासकर कांग्रेस को टारगेट करते रहे, दूसरी तरफ मुसलमानों को टारगेट करते रहे। मुसलमानों को खिलाफ नफरत फैलाकर, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाकर वो मुल्क में एक पोलराइजेशन की ऐसी पॉलिटिक्स को जन्म दे रहे थे जिसका बहुत ही खतरनाक अंजाम हमारे सामने आने वाला था। ऐसी हालत में जब अपोजिशन ने ये फैसला किया कि इन एंकरों का, जो 14 एंकर खास करके जो ज़्यादा बदनाम, ज़्यादा रुसवा ज़माना है, उनका बाइकाट करेंगे, तो बजाय इसके कि ये एंकर्स, ये सहाफ़ी और इनके जो चैनल्स हैं, ये लोग एक मुहासबा करते, खुद एहतसाबी करते, इंट्रोस्पेक्शन करते और सोचते कि इतना बड़ा जो जमहूरियत का जो हमारा अपोजिशन है, जो 60% लोगों की नुमाइंदगी करता है, जिसे 60% लोग वोट देते हैं, जो भले मुंतशिर होने की वजह से सरकार नहीं बना पाता है, लेकिन ये कि पिछले तो उसको 60% वोट मिलते, वो इनसे क्यों बदजन है, क्यों इनसे नाराज हो रहा है, बजाय इसके कि वो फिर वही सरकारी एजेंडे पर, बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और अपोजिशन को मीडिया का दुश्मन, आज़ाद प्रेस का दुश्मन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दुश्मन, ये सब करने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पाबंदी के बावजूद भी वो अपने एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं। ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन उनका ये कहना है कि इजहार राय जो है उसकी आज़ादी होना चाहिए और बाइकआउट करना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गैर मुनासिब है, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप चैनल बदल दीजिए, आप हमारा चैनल ना देखिए, लेकिन ये बाइकआउट करने का जो तरीका है, जैसा उनका कहना है, वो गैर मुनासिब है और एक जमहूरी मुल्क में ये इसकी इजाज़त नहीं मिलना चाहिए कि लोग जो मीडिया है उसका बाइकआउट करें या पार्टियां बाइकआउट करें। नहीं, बाइकआउट हुसैन भाई, बाइकआउट का क्या मतलब है? बाइकआउट तो सीधी सी बात ये है कि भाई आपने हमको बुलाया, हम आपके घर नहीं आते। सीधी सी बात है, हम आपके चैनल में आपकी गुफ्तगू में शरीक नहीं है, हमने आप ऊपर कोई जबरदस्ती तो किया नहीं है, हमने आपको यही कि गवर्नमेंट तो है नहीं कि हम आपको जेल भेज देंगे या आपके कोई नुकसान पहुंचा देंगे। हम आपकी महफिल में, हम आपकी बातों में, हम आपके मुबासे में शरीक नहीं होंगे, यही तो बाइकाट है। तो गैर जमहूरी कहाँ से हो गया? ये तो एक महात्मा गांधी ने भी तो बाइकाट का सिलसिला किया था, वो इसको क्या नाम है, तर्क मवालात कहा गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये तर्क मवालात है, ये हम आपसे बात नहीं करते, आप हमको, आपने हमको बुलाया अपने चैनल पे बात करने के लिए, हमने आज भैया हम नहीं आते, आप क्या माफ कीजिएगा, तो इसमें हम आपको पर कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहे। तो ये कहना, हम भी, हमारा कहने का मतलब यही है जनाब कि आप कम से कम अपने अंदर भी तो झांकिए। आप सिर्फ आप तक हमको आप जलील करते रहे, आप हमारे खिलाफ मुहिम चलाते रहे, आपने एक तरीके से कि इस मुल्क को न सिर्फ अपोजिशन को जलील करेंगे, उसको रुसवा करेंगे, उसको बदनाम करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, आपने समाज को और मुल्क को भी बर्बाद करने का सुपारी ले रखी है। और जब हम आपसे कहते हैं साहब हम आपकी महफिल में आपसे बातचीत में शरीक नहीं होंगे, तो आप कह रहे साहब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला कर रहे हैं। ये कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप सरकार के बजाय अपोजिशन से सवाल कीजिए? ये कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप एक मजहब के खिलाफ, एक पार्टी के खिलाफ मुसलसल मुहिम चलाइए? आज ये उर्दू के बड़े अखबार में बहुत बड़े साफी हैं आकार पटेल, उनका एक मजबूत आया हुआ है, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक चैनल के चंद प्रोग्रामों की तफसील दिया है और बताया कि किस तरीके से वो प्रो गवर्नमेंट, प्रो आरएसएस, प्रो बीजेपी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने हुए थे और कैसे पीएमओ के हिदायत पर, लिखित हिदायत पर, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा इस मुल्क में कि पीएमओ की तरफ से कोई लिखित हिदायत जारी की गई हो और चैनल तो उसके हिसाब से काम किया हो। तो कभी कभार अपने अंदर भी तो जाके देखिए कि 60% की नुमाइंदगी करने वाला सियासी तबका आपको क्यों रिजेक्ट कर रहा है, क्यों आपका बाइकाट कर रहा है? इसके बजाय आप वही किसी पिटी बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला और मीडिया पे हमला है और ये हमला और ऐसा कुछ कहा भाई। आपने आज हमको अपनी गुफ्तगू में बुलाया और हम आपके यहाँ आते हैं, वेरी गुड, नहीं आते 100 गुड, बात खत्म हो गई। वो सही, आपका तजिया सही है, लेकिन एक बात ये भी है कि पैरेलल अगर लाइन खींच ली गई होती पहले ही से तो ये दिन देखना नसीब नहीं होते, लेकिन पैरेलल लाइन नहीं खींची गई और सबने तकिया उन्हीं चैनल्स पर किया कि जो नफरत फैला रहे थे या जो एक राय होकर एक ही तरफ झुके हुए थे। यही तो मसला है ना। इतने ऑर्गेनाइजेशन, इतने इदारे और इतने ग्रुप है कि उन्हीं ने पैरेलल मीडिया को जन्म नहीं दिया। अब ये दूसरी बात है कि अब यूट्यूबर्स इतने हो गए हैं कि जिन्होंने अब यूट्यूब के जरिए से लोगों में अवेयरनेस पैदा करना शुरू की है।
ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये यूट्यूबर्स ना होते तो ये तो एक तरफा, तो जैसे कम्युनिस्ट मुल्कों में होता है कि एक ही तरफ की बात आपको सिर्फ सुनाई पड़ती है, या अरब के डिक्टेटर्स भी यही करते थे कि सिर्फ एक तरफा पब्लिसिटी होती थी। तो यही हमारे यहाँ भी होता। ये तो अल्लाह भला करे नई टेक्नोलॉजी का और यूट्यूबर्स का, जिन्होंने हिम्मत दिखाई और हुकूमत के सामने खड़े हुए। अब अजीत अंजुम, अविशाल शर्मा और प्रोफेसर वाजपेयी और रवीश कुमार जैसे कितने लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। साक्षी जोशी हैं, प्रज्ञा मिश्रा, ये लोग कितने काम कर रही हैं। अगर ये लोग ना होते तो अपोजिशन की तो आवाज ही खत्म हो जाती। डेमोक्रेसी क्या अपोजिशन के बगैर चल सकती है? लेकिन ये देखने में आया है कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो अभी भी उन्हीं चीज़ों को पसंद कर रहा है जो जिसको आप नफरत फैलाने वालों को कह रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा तबका जो है समाज का वो उन्हीं की बात पर यकीन करता है और उन्हीं को वो पसंद करता है। इसका सद्भाव कैसे हो सकता है? ये नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप ये देखिए कि इन लोगों की टीआरपी बुरी तरह पिटी हुई है। अब जो तबका है जिसको एक प्रोपेगेंडा का शिकार है, या जिस तरीके से एक उसको ज़ोंबी बना दिया गया है, जो ये तो वो तबका है जो मॉब लिंचिंग पे भी खुश होता है। ये तो वो तबका है जो किसी का घर बुलडोजर चलता है तो वो खुश होता है। ये तो वो तबका है कि जब एक मखसूस फिरके और मजहब की लड़कियों के साथ बेइज्जती होती है तो वो उसमें खुश होता है। तो ये तबका तो ज़ोंबी बना दिया गया है। इस तबके की आप क्या बात करते हैं? ये तबका तो हमेशा रहेगा। ये नफरती तबका है, इसके दिल में नफरत के अलावा कुछ है ही नहीं। इस तबके को सुधारना तो बस अल्लाह ही के अपने इनके ऊपर रहम करे और इनके दिलों में कुछ डाल दे अपनी रहमत और बरकत, तो शायद इनका दिल साफ हो। अदर तो इनके दिल ना हो चुके हैं। आज के दौर में जबकि रेडियो को एक बार फिर पसंद किया जा रहा है और लोग, जाहिर है कि अब ऑडियो विजुअल का ज़माना है और जब विजुअल्स नजर आते हैं तो रेडियो को कौन सुने। लेकिन कुछ कम्युनिटी रेडियो शुरू हुए हैं कि जो बहुत ही ईमानदारी से गुफ्तगू करते हैं और उसका प्रमोशन आप समझते हैं कि क्या होना चाहिए या उसका कोई मुस्तकबिल है, या पॉडकास्ट का? देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है और जिस तरीके से प्रिंट मीडिया करीब करीब आउट होता चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक के बाद अब डिजिटल मीडिया का दौर चल रहा है, तो एक नया इनकलाब और भी आएगा और लोग आएंगे मैदान में। ऐसा तो है नहीं कि मैदान खाली हो जाएगा। ये खून दिल में डुबोलियाँ उंगलियाँ मैंने, ऐसे बहुत से लोग हैं। प्रिंट मीडिया में भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक में भी हैं, अब भी हैं लोग जो है। ठीक है, अभी आप देखिए एनडीटीवी के एक वहाँ के बॉम्बे के रिपोर्टर ने मुंह पे इस्तीफा मार दिया जब उससे कहा गया कि तुम राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके हंगामा खड़ा करो। उसने उठा के मुंह पर इस्तीफा भेज दिया कि नहीं करना मुझे काम। आपको याद होगा वो एक लड़का था जी न्यूज का जिसने जेएनयू वाले मामले में इस्तीफा दे दिया था। तो है ऐसे अभी भी बहुत से लोग हैं जो हक और इंसाफ की बात करते हैं, सहाफत की इज्जत और आबरू बचाए हुए हैं। आप सोचिए कितने शर्म की। आपके तजुर्बे के मुताबिक तो हालात के हाजरा में सबसे ज्यादा नफरत अखबार फैला रहे हैं कि चैनल फैला रहे हैं, और अखबारात का भी रवैया बहुत अच्छा नहीं है। तो जी इसका सही कह रहे हैं आप। अरे हम आप तो साथ में काम करते थे। अयोध्या के सारे मामला हमारे आपके साथ ही जुड़े हुए हैं। जब अयोध्या का मामला हुआ था मुलायम सिंह यादव के जमाने में, तो जब प्रेस काउंसिल की टीम आई थी उसने क्या कमेंट किया था? हिंदी के अखबार को उन्होंने किस तरीके से टारगेट करके लिखा था कि हिंदी अखबार जो है हिंदू अखबार हो गए हैं। तो ये, लेकिन इन लोगों की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। तो प्रिंट मीडिया में भी वही हाल। मेजॉरिटी जो है उसको नमक मिर्च और चटखारे लेने की आदत हो जाएगी, तो फिर आप जाहिर है कि वो फिर इन्हीं लोगों का प्रमोशन होगा और ऐसे ही होगा। इन हालात में क्या जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है अखबारों का उनको चलना चाहिए। ट्रेड यूनियंस खत्म हो चुकी हैं, जो दिल चाहता है मालिकान का वो करते हैं। जो अखबारात हैं वो शुरू से लेकर पूरे अखबारात जो हैं वो प्रेस नोट का जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो अब ये इन हालात में जर्नलिज्म बढ़ तो रहा नहीं है, मुझे तो घटता नजर आ रहा है खासकर के अखबारों का। हाँ, अखबारों में हालात तो बहुत खराब है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें वो भाई। उनको भी अगर अपना अखबार चलाना है, अपनी बिजनेस चलानी है, तो ये तो उनको भी सरकारी इश्तेहार चाहिए। सरकारी इश्तेहार नहीं मिलेगा तो वो नहीं चल पाएंगे। और अब तो इश्तेहार ही तक महदूद थोड़ी, अब और भी बहुत से बड़े एक्शन हो जाते हैं। आप देखिए सिद्दीक कप्पन बेचारे को रास्ते में, मतलब उसने कोई रिपोर्ट लिखी भी नहीं, सिर्फ रिपोर्ट करने जा रहा था, तो उसको जेल में सड़ा दिया गया 3 साल तक। तो जब ये हालात हो गए, कौन इसमें हिम्मत करेगा इस तरीके से लड़ाई लड़ने की? है जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दिया है, जिसको करबलाई बनने का शौक हो, वो लड़ सकता है, लेकिन बहुत से लोग तो नहीं लड़ सकते, मजबूरी है उनकी।
बहरहाल ये कि अखबारों को भी ये समझना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा झुकाव किसी तरफ नहीं होना चाहिए और जो इंसाफ और अदल के तकाजे होते हैं उनको पूरा करना चाहिए। ज़ाहिर है कि अखबारों को अपनी भी मईशत बरकरार रखना है, उनको भी इश्तिहारात चाहिए, उनके बड़े स्टाफ रहेगा, उसकी तनख्वाहें निकलना है, सब कुछ है, लेकिन अपोजिशन जो होती है उसका भी ख्याल रखना चाहिए और उनके भी बातों को सुनना चाहिए, जिससे समाज में जो ये हमेशा से देखिए देखिए हुसैन भाई, जितने बड़े अखबार हैं वो पहले भी कारपोरेट हाउसेस से निकलते थे। चाहे हिंदुस्तान रहा हो, टाइम्स ऑफ इंडिया रहा हो, हिंदुस्तान टाइम्स रहा हो, ये सब बड़े अखबार थे, तो बड़े कारपोरेट हाउसेस भी थे। लेकिन उनके मालकान जो थे उनको कुछ वैल्यूज थी, उनके कुछ इकदार थे, उनके कुछ आदर्श थे, और वो एडिटोरियल को आज़ादी दिए हुए थे और वो लोग करते थे। गोयनका साहब कितने मशहूर थे, हमेशा हुकूमत से लड़ते रहते थे और उन शान से अपना काम भी करते थे। उनको सब हुकूमतों में भी रवादारी थी और कारपोरेट हाउसेस के जो हमारे बड़े बड़े कारपोरेट घराने थे उन लोगों को भी रवादारियाँ थी, वो भी जमहूरी कदरों को पाबंदी करते थे। हुकूमतें भी, भाई आप देखिए कि क्या इससे पहले हुकूमतों की मुखालफत नहीं करते थे एक बार, लेकिन उनकी कभी एडवर्टीजमेंट पे शादी कभी कभार कोई मार दी गई होती गई हो, लेकिन बहुत कम ऐसा होता था कि उनको किसी तरीके से परेशान किया जाता रहो, बल्कि शायद कभी कभार तो उनको पर ज़्यादा इनायत हो जाती थी। हमारे एक सीनियर साथी दोस्त हैं और वो जाके वीर बहादुर सिंह से लड़ गए तो कि तुम वो वहाँ क्या नाम, अरे जो हंगामे हो रहे थे मेरठ वगैरह में, उसको लेकर उन्होंने कहा ठीक है हम ये देखें। जब उन्होंने उनके खिलाफ लिखना किया तो वीर बहादुर सिंह ने खुद उनको बुला के भैया ऐसे करो वैसे करो और इतने रुपए का एडवर्टीजमेंट दे दिया। तो अपोजिशन की भी ये सब बातें होती थी, रवादारियाँ जब कुछ, लेकिन जमहूरियत में रवादारी बहुत बड़ी चीज होती है, जमहूरी खतरों की उसमें पाबंदी। सरकारों को भी थोड़ा सा इंटॉलरेंट होना चाहिए और वो भी ज़रा सी मजम्मत और ज़रा सी तनकीद पर उसकी बिल्कुल भवें नहीं बिल्कुल, जाना चाहिए। देखिए आप अगर गवर्नमेंट का ये सोचना प्रश्नोत्तरी बन चाहिए जाएंगे। कि अखबार नवीस जो हैं वो भी समाज की बेहतरी के लिए चाह रहे हैं, अवाम उन्नास की बेहतरी के लिए चाह रहे हैं, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। चीज़ों की इशारा करते हैं उन चीज़ों पर कि जो समाज में जी गलत हो रही हैं या सरकार का उधर ध्यान नहीं है, तो इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये दूसरी जी बात है जी। कि मुहिम नहीं छेड़ना चाहिए सरकारों के खिलाफ कि अब अगर कोई अच्छा काम किया तो हम लिखेंगे नहीं, अगर हाँ नहीं कोई नहीं। ने ऐसा काम किया कि जो समाज को तकलीफ पहुंचा रहा है तो हम उसको दिखाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बिल्कुल सही। अखबारों और के मालिकान और सरकार को भी इसमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए और जी जी अदल जी जी इंसाफ का जो तकाजा जी होता जी है वो होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, यही यही होना बहरहाल चाहिए, यही जमहूरियत आपका की बहुत इसी बहुत बताओ। शुक्रिया जी, आप फरमाएं क्या फरमाएं। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़।